तो बेटा हमने फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर के आपको कुछ नोट्स भेजे हुए हैं जिसमें पहली हेडिंग है आपकी प्रतिरोधी पिंड। क्या होते हैं प्रतिरोधी पिंड? आज हम इस बारे में आपसे चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, आप भिन्न भिन्न पदार्थों से परिचित हैं, जैसे लोहा, तांबा, लकड़ी, रबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। सभी पदार्थों की जो प्रॉपर्टीज, उनके जो नेचर होते हैं वो अलग अलग होते हैं और नेचर के आधार पर हम उन्हें हार्ड अथवा सॉफ्ट मटेरियल में बांट सकते हैं। लेकिन यहां पर जो हेडिंग पड़ी हुई है तुम्हारी, वो है प्रतिरोधी पिंड। क्या होते हैं प्रतिरोधी पिंड? हम इस बारे में अब चर्चा करने जा रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं आपसे कहूं कि 3 प्रकार के पिंड हैं जिनके मटेरियल्स अलग अलग हैं। मान लेते हैं ए, बी और सी, ये 3 बॉल्स हैं जिनमें एक बॉल आपकी लोहे की बनी हुई है, दूसरी बॉल लकड़ी की बनी हुई है, तीसरी बॉल रबर की बनी हुई है। तीनों बॉलों का जो डायमीटर है, उनकी जो रेडियस है, वो समान है। अब हम क्या करते हैं कि तीनों पिंडों में हम समान बल लगाते हैं। बात सुन में आ रही है? तीनों ही पिंडों में हम समान फोर्स अप्लाइड करते हैं। फोर्स अप्लाइड करेंगे, क्या होगा? उनका आकृति और आकार दोनों बदल जाएंगे। ठीक है ना? उनके आकृति और आकार दोनों चेंज हो जाएंगे। आकृति और आकार दोनों में अंतर है। आकृति क्या होता है, आकार क्या होता है, इनमें दोनों में डिफरेंस है। जैसे आकृति का मतलब है कि कोई आयत उसकी आकृति है, और आकार का मतलब कि उसका साइज कितना बड़ा है, वो कितना बड़ा है, आकार उसका क्या। ये तो आकृति और आकार दोनों चेंज हो जाएंगे। जब समान फोर्स हम अप्लाइड करेंगे तो पिंडों के आकृति और आकार दोनों बदल जाएंगे। और तो इस आधार पर, आकृति और आकार के बदलने के आधार पर, हम इन तीनों पिंडों को पहचानेंगे कि कौन सा हार्ड है या कौन सा सॉफ्ट है। अब जैसे आप सबसे पहले बल लगाएं लोहे में, क्या होगा? जो लोहे की बॉल थी
उसमें हम बल लगा रहे हैं। लोहे की बॉल में जब बल लगाएंगे तो क्या होगा, उसका आकृति और आकार बदल जाएगा। इसके बाद यदि हम बल लगाएं लकड़ी की गेंद पे तो क्या होगा, लकड़ी की भी गेंद का आकृति और आकार चेंज हो जाएंगे। और इसके बाद बल लगाएं हम रबर की गेंद पर तो रबर की भी गेंद का क्या होगा, आकृति और आकार बदल जाएंगे। आकृति और आकार बदलने से क्या मतलब है, आकृति और आकार बदलने से मतलब यही तो हुआ कि वो दब जाते हैं, फोर्स लगाने पर वो दबते हैं। अब ये दबना क्या हुआ, दबने से मतलब ये हुआ कि उनके जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं गेंदों के, उनमें वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। ये तो हुआ, दबने से मतलब यही तो हुआ ना कि जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो अपना स्थान छोड़ देते हैं। यदि न छोड़े, अपने स्थान पे रहें, तो कहां कोई मटेरियल दबेगा। तो दबने से अर्थ यही तो हुआ ना। ओके, अब तीनों मटेरियल्स मतलब तीनों गेंदों में सबसे ज्यादा गेंद कौन सी दबेगी, लोहे की? नहीं ना, फिर मतलब किसकी दबेगी, रबर की दबेगी ना। बिल्कुल, रबर की बॉल सबसे ज्यादा दबेगी। और फिर कौन सी दबेगी, फिर तो लकड़ी की बॉल दबेगी। और फिर कौन सी दबेगी, फिर दबेगी लोहे की। मतलब इनके जो साइज कम होने का जो ऑर्डर होगा वो सबसे ज्यादा दबेगी तुम्हारी रबर की गेंद, उसके बाद फिर लकड़ी की गेंद, और उसके बाद फिर लोहे की गेंद। तो अब तीनों में सबसे हार्ड कौन हुआ, लोहा हुआ ना। हाँ, सबसे हार्ड लोहा हुआ। अब हम एक पिंड ऐसा लें कि उसमें बल लगाएं तो उसके पार्टिकल्स जो हैं अपना स्थान छोड़े ही नहीं। अपना स्थान छोड़ने का मतलब वो जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर बने रहें, मतलब वो विस्थापित ना हो। तो क्या होगा, तो उस पिंड का सेफ एंड साइज में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट नहीं होगा। ऐसा जो पिंड होता है वह प्रतिरोधी पिंड कहलाता है। बात समझ में आई? यदि किसी पिंड में, अब हम इसके कंक्लूजन पर आते हैं, यदि किसी पिंड पर या में बाह्य बल आरोपित करने पर इसकी आकृति और आकार में किसी भी प्रकार का कोई चेंजमेंट ना है, ऐसे पिंड को प्रतिरोधी पिंड कहते हैं। बात समझ में आई? या ऐसे कह सकते हैं, यदि किसी पिंड में बाह्य बल आरोपित करने पर इसके कणों के मध्य में किसी प्रकार का कोई विस्थापन न हो तो ऐसे पिंड को प्रतिरोधी पिंड कहते हैं। अंडरस्टैंड? आइए देखते हैं थोड़ा सा
थोड़ा सा बोर्ड में आते हैं हम लोग। देखिए यहां पर हमने 3 बॉल्स ली गई हैं, ये लोहे की है, ये लकड़ी है, ये रबर है। अब सबसे पहले हम, और तीनों में यही बराबर फोर्स लगाते हैं। बाहर से बराबर, देखो ये जो चिन्ह है फोर्स लगाया गया है, ये फोर्स को व्यक्त करते हैं, फोर्स को व्यक्त करते हैं। बाहर से फोर्स लगाया जा रहा है। इनके डायामीटर, व्यास, इनका जो व्यास है वो समान है, फोर्स भी समान लगाया जा रहा है। तो जब व्यास और फोर्स समान है लेकिन ये मटेरियल्स अलग अलग हैं, तो इनके शेप और साइज में जो परिवर्तन आएगा वो भी अलग अलग आएगा। ठीक है ना। देखो जैसे ये रबर की गेंद है, इनमें सबसे ज्यादा परिवर्तन आया है, और ये जो पार्टिकल्स हैं जो पहले यहां पर दूर दूर थे, देखो ये बहुत नजदीक आ गए। ये देखो इधर बहुत नजदीक आ गए। ये लकड़ी है तुम्हारी, ये पार्टिकल्स हैं, और जब इनको हमने दबाया है तो ये देखो इसका साइज इतना हो गया है, और पार्टिकल्स पहले से बहुत नजदीक आ गए। लेकिन इसकी अपेक्षा इसके पार्टिकल्स दूर दूर हैं इसके बाद हम देखो लोहे में आते हैं, तो इसके पार्टिकल्स में परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन बात यह है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। तो सबसे ज्यादा विरोध कौन कर रहा है? ये कर रहा है, ये लोहा। लोहे की गेंद अपने आकृति और आकार में सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है, मतलब ये प्रतिरोध कर रहा है। विरोध माने प्रतिरोध, तो मतलब इस पिंड को हम प्रतिरोधी पिंड भी कह सकते हैं। तो यदि इनमें नगण्य परिवर्तन होता, पिंड इनके कणों में डिस्प्लेसमेंट में नगण्य डिस्प्लेसमेंट हो दबाने पर, तो ऐसा जो पिंड होगा वो होगा प्रतिरोधी पिंड, वो प्रतिरोधी पिंड होगा। मतलब ऐसा पिंड जिसमें बाह्य बल लगाने पर उसके कणों में नगण्य परिवर्तन हो, नगण्य विस्थापन हो, तो ऐसे पिंड को प्रतिरोधी पिंड कहते हैं। ओके, प्रतिरोधी पिंड। उम्मीद करता हूं कि तुमको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।